गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज माय सेकंड लेक्चर और इसमें आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। सही है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल टेक द पेन एंड देन वी विल स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट की वैसे मीनिंग है कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर। ठीक है, लेकिन ये इसकी वर्ड्स की मीनिंग है, पर असल में इज नॉट द हाइड्रेटेड कार्बन। ओके, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब कि इसके नाम की मीनिंग है, पर ये असल में नहीं है। वाटर कंटेनिंग कार्बन। ओके, thus biomolecule contain carbon, hydrogen, oxygen as element, where the hydrogen and oxygen are present in the simple ratio of 2:1 as present in water. जैसे कि इसकी मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन, तो इसके अंदर मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उस रेशियो में ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद है जैसे कि वाटर में मौजूद होता है, मतलब 2:1। General formula of carbohydrate molecule is CnH2nOn, where n is the whole number. According to IUPAC, carbohydrates are defined as the polyhydroxy compound. Carbonyls are aldehyde or ketone. ओके, सो 2:1 रेशियो में ये लोग मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर। जनरल फार्मूला जो है वो उसका CnH2nOn इज द बेसिक फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड जो होल नंबर इट्स विल बी 1 2 3 एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू IUPAC, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं द पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब OH, पॉलीहाइड्रोऑक्सी का मीन्स है OH। ठीक है, और कार्बोनाइल मीन्स जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, एज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन्स ही मौजूद होते हैं। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर प्लांट्स। मेन सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट की वो प्लांट्स हैं, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज primary product during photosynthesis. Other biomolecules are produced from carbohydrate during different metabolism pathway. मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स जो है वो प्लांट्स से हैं, क्योंकि प्लांट्स फ्रॉम स्क्रैच से जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, स्टार्च, फिर उसी से अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं बाय मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे हो, लेकिन मोनोसेक्राइड्स जो मोस्टली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जैसे जैसे इनके कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं, ये ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते जाते हैं पॉलीमर में, तो इनका स्वीट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से इनको सैक्रम कहते हैं और सेक्राइड्स। ठीक है, और इनको शुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स में, लाइक इन फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, पेपर, स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर्स, sugar cane etc. It play both structural and functional role. Okay, then है classification of carbohydrate. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनको हम सेक्राइड्स बोलते हैं। तो ये सेक्राइड्स हैं वो 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनो मीन्स सबसे छोटे, मतलब कि 1 शुगर, मतलब मोनोसेक्राइड्स डिवाइड होके और शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब कि सबसे लास्ट क्लास जो है
इससे बाद वो कार्बन में कन्वर्ट होगा, लेकिन शुगर में नहीं होगा। तो सबसे लास्ट क्लास इज मोनोसेक्राइड, इसके बाद वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। ओके, तो द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, they cannot hydrolyze due to this reason, क्योंकि इनके पास एक ही शुगर और इनका एम्पेरिकल फार्मूला है CnH2nOn, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। एग्जाम्पल दी है राइबोस की, फ्रक्टोस, ये सब जो है मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मौजूद होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे जैसे इनका शुगर नंबर बढ़ता जाता, जैसे इनकी क्लास चेंज होगी, वैसे ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे और लेस स्वीट इन टेस्ट। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं तो वो उनका तो बिल्कुल भी स्वीट टेस्ट नहीं होता, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है on the basis of carbon atom present in them. The suffix जो है इनकी ओस है, used with number of carbon present in them as given following tables, ठीक है। तो 3 कार्बन होंगे तो इनका नाम ट्राइओस होगा, 4 होंगे तो टेट्रोस होगा, 5 होंगे तो पेंटोस होगा, 6 होंगे तो हेक्सोस और 7 होंगे तो हेप्टोस। इन द फॉर्म वी हैव जैसे कि 3 कार्बन होते तो हम उसको ट्राई बोलते हैं, बाकी ओस जो है इनकी सफिक्स है और इनका नेम बन गया ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हमें पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो जो एल्डिहाइड वाले थाइओस होंगे उनको हम ग्लाइसरोस या ग्लाइसर एल्डिहाइड बोलेंगे, और कीटोन वाले को डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन बोलेंगे, ठीक है। एरिथ्रोस मतलब इट इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में प्रेजेंट होगा, और एरिथ्रोस में जो है वो कीटोन प्रेजेंट होगा। राइबोस में एल्डिहाइड होगा, राइबोलोस में कीटोन होगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज में होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट, गैलेक्टोज में भी कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्लूकोहेप्टोस ये हैं इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइसरोस और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइओस हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। टेट्रोस जो है वो रेयर इन नेचर है, ठीक है, मतलब कि इरिथ्रोस और इरिथ्रोलोस ये बहुत रेयर है, ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, ठीक है। पेंटोस शुगर तो मतलब बहुत ही अबंडेंट है, बेसिक स्केलेटन फॉर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हेक्सोस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर फॉर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लूकोज जो है वो राइप फ्रूट में मौजूद होता है, स्वीट कॉर्न में और हनी में। So ये also find in all known polysaccharides in combined state, मतलब सारे polysaccharides के अंदर जो मोनोमर मौजूद होता है वो ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो है वो अनदर हेक्सोज है, प्रेजेंट होता है फ्रूट में, उसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। Usually they are found in a ring structure, but we also have draw their structure in open chain, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे स्ट्रक्चर्स दिए हैं राइबोस के, ग्लूकोज एंड ये भी ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। The hexose are further divided into aldohexose isomer having molecular formula but different structure formula like glucose, galactose, ठीक है, mannose, and ketohexose isomer called fructose, sorbose, piscose, etc, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन ये जो है मौजूद तो होंगे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ग्लूकोज और सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन जो हैं ये लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, इसीलिए यही नीचे डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये डी ग्लूकोज है, ये डी मेनोज है एंड डी गैलेक्टोस है, ठीक है। डी मीन्स डेक्स्ट्रो। ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है।
Next type, the type of carbohydrate which are made up to 2 to 10 monosaccharides. ठीक है, मतलब कि 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स जिन जिन कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होंगे उनको हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलेंगे। मैंने आपको जिससे बताया कि these are comparatively less sweet in taste and less soluble in water. They can hydrolyze, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, मतलब वाटर में ये लोग आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। The most common type is disaccharide. Disaccharide इसमें 2 monosaccharides होंगे। ये on hydrolysis yield 2 monosaccharide. Covalent bond between these 2 monosaccharide is glycosidic bond. आपको याद होगा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पॉलीमर एंड मोनोमर। जब 2 मोनोमर आपस में अटैच होते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है और इन 2 मोनोमर के दरमियान जो है एक बॉन्ड होती है लिंक। वो बॉन्ड हर बायोमोलिक्यूल में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो बॉन्ड जो है कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होगी बिटवीन टू मोनोमर्स, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है। एक मोनोमर से OH निकला, दूसरे से H निकला, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड बन गई, बीच में ये O है, ठीक है, और ये H है और ये OH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। A glycoside is simply a ring-shaped sugar molecule that is attached to another molecule. The sugar ring may be either 5-member ring or a 6-member ring. For example, sucrose is a disaccharide composed of 2 sugar units, a glucose and fructose. यही बताया गया है कि 2 मोनोमर्स जो हैं वो रिंग स्ट्रक्चर के हैं और उनके दरमियान जो है वो एक लिंक बन गया है, उसको ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है और 6 मेंबर रिंग भी। सक्रोज आपको पता है कि जब हम 2 ग्लूकोज मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सक्रोज बनेगा। पर यहाँ पे एग्जांपल दी है, अगर हम ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ लिंक करेंगे तो माल्टोज बनेगा। तो ओलिगोसैकराइड्स के अंदर डाइसैकराइड्स चलते हैं। डाइसैकराइड्स को हम एक तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ कि ये सामने वाले एलिमेंट को या सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा कि नहीं। अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, और अगर वो रिड्यूस नहीं कर रहा तो उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ठीक है। अब वो रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें ये खासियत है कि ये रिड्यूस करेंगे और ये नहीं करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर हम उनको बोलेंगे जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग की बोलेंगे जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं होगा, एब्सेंस होगी, और फ्री कीटोन भी नहीं होगा। लेट्स रीड दिस paragraph, ठीक है। The disaccharides may be reducing or non-reducing sugar. The reducing sugar is any carbohydrate, ठीक है, which is capable of being oxidized, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा and cause a reduction of other substance, और सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा without hydrolysis. It is the main point that without hydrolysis we can oxidize other substance and we can reduce other substance and oxidize ourselves, okay. It is due to the presence of free aldehyde and free ketone group. Example are maltose, lactose. ये बहुत important examples हैं, हमें ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा देनी है because it is very necessary और ये आगे जाके बहुत ही काम आती है। The non-reducing sugars are carbohydrates which are unable to be oxidized and do not reduce other substance. It is due to absence of free aldehyde and ketone group. Example sucrose and raffinose, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि सक्रोज जो है हम लोग प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके सक्रोज बनाता है। सक्रोज जो है वो लीव से लेकर सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है प्लांट्स की। तो
तो वो नॉन रिड्यूसिंग इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ताकि वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता और जिस हालत में जाता है उसी हालत में दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाता है। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फॉर्म sucrose from source to sink tissue in the form of non-reducing sugar where glycosidic bonds are formed between carbonyl group of both sugar. Sucrose is the sugar which is non-reducing. It contains more energy, that is, it is energy efficient in transport and storage. During transport, it is not oxidized and react with other substances, so no intermediate reaction with other molecule occur. ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स पर। पॉलीसेक्राइड्स मतलब ओलिगोसेक्राइड्स, इनका बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं which on hydrolysis yield many monosaccharides। ठीक है, hundred of thousands of monosaccharides जब हम इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 100 और 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड चाइटिन। ठीक है, पहले हम स्टार्च पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम, ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ये बना है बीटा ग्लूकोज से, मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन होकर बना है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रेट चेन होगी तो वो अमाइलोज है, और अगर ब्रांच चेन होगी तो वो अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज है वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्यूबल है बोथ इन हॉट और इन कोल्ड वाटर। और जब हम स्टार्च को आयोडीन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर फॉर्म करेगा, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये इसमें स्टार्च मौजूद है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ये भी एक पॉलीमर है, इसको हम एनिमल रिजर्व फूड बोलते हैं। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। It is found mainly in bacteria, fungi, in animal, abundantly found in liver, muscles. It give red color with iodine. ठीक है, अमाइलोज जो है उसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो है उसके पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और ये ब्रांच चेन है, और अमाइलोज की जो है वो स्ट्रेट चेन है। सेल्यूलोज, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द यूनिवर्स। ठीक है, इन द नेचर। इट्स ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये सारे जो है पॉलीमर है ग्लूकोज के, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। ठीक है, इट इज हाईली इनसॉल्यूबल इन वाटर, डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, in cellulose the glucose unit are joined in a straight chain, not branch chain present in it। ठीक है, इसमें भी straight chain होती है। The straight chain become spirally coiled and condensed to form tubes. These tubes of cellulose form cell wall in plant. Cellulose give no color to iodine। ठीक है, ये जो है एक straight chain compound है। ये straight chain जो है मिलके tubes बनाती हैं, और इन्हीं ट्यूब से सेल वॉल बनती है। ये आयोडीन को कोई भी कलर नहीं देती। अब आगे चाइटिन। चाइटिन जो है वो ओरिजिनली हमारे नेचर में मौजूद नहीं होता, लेकिन वो किसी और फॉर्म में मौजूद होता है। जब वो नाइट्रोजन के साथ या अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो चाइटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यहाँ पे लिखा हुआ इसका नाम, an amide derivative of glucose। ठीक है, the structure of chitin is similar to cellulose। ठीक है, सिमिलर है इसका स्ट्रक्चर, forming crystalline nanofibrils
फंक्शनली क्या है, इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन्स। इसका फंक्शन ऐसे है जैसे केराटिन प्रोटीन है जो हमारी नेल्स और हमारे हेयर से मौजूद होता है। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, कंटेन नाइट्रोजन इसके अंदर है, विच अलाउ फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ। इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है पॉलीमर्स को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है जब नाइट्रोजन भी आके अटैच हो जाता है। तो अब लिखा हुआ है, इन इट्स प्योर एंड अनमॉडिफाइड फॉर्म चाइटिन इज ट्रांसलूसेंट, permeable, resilient and quite tough in most arthropods, but it is mostly found in modified forms such as proteinaceous matrix from exoskeleton of insects with CaCO3 in the shells of mollusks and crustaceans. Composite material is much harder and stiller than pure chitin. चाइटिन जो है जब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्योर फॉर्म में मौजूद होता है तो वो बहुत ट्रांसलूसेंट होता है, बहुत एलिएबल, रेजिलिएंट और बहुत टफ होता है। ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोड से पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह में ये मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स का होता है लाइक कॉकरोच, तो उनमें ये जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है। मोलस्क आगे उनके अंदर जो शेल्स होते हैं वो भी चाइटिन के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत हार्डर है और बहुत स्टिफर है, मतलब कि मूव हो सकता है, टफ नहीं है देन प्योर चाइटिन। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फार्मूला बोथ आर सेम बट इन स्पेस दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, many sugar molecule have stereoisomers, that is some molecules are mirror image of each other। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, डी ग्लूकोज जिसको डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बोलते हैं, राइट हैंडेड शुगर बोलते हैं, और यहाँ पे है एल ग्लूकोज मतलब लिवो ग्लूकोज और लेफ्ट हैंडेड शुगर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द शुगर इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। राइट हैंडेड शुगर जो हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी को नीड है, सही है। राइट हैंडेड इंजाइम्स हैं जो राइट हैंडेड शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल सेम है। इंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में वो भी राइट हैंडेड है। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड को एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंडेड इंजाइम चाहिए, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दी enzymes which are present in our body are also right-handed, therefore right-handed enzymes metabolize right-handed sugar only। ठीक है, they are unable to digest and metabolize left-handed sugar। जैसे क्या पता है कि enzymes जो are specific in their nature, in their action, so ये लोग specific substance को जो है वो डाइजेस्ट करें। तो राइट हैंडेड शुगर जो है राइट हैंडेड इंजाइम्स ही डाइजेस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंडेड शुगर को राइट हैंडेड इंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि डायबिटिक पीपल जो है, पेशेंट जो है, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर रहते हैं विच आर यूज इन डायबिटिक पेशेंट यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सिर्फ राइट हैंडेड शुगर ही डाइजेस्ट कर सके, लेफ्ट हैंडेड शुगर नहीं करती। तो जैसे हम उसको खाते हैं तो बस टेस्ट के लिए हम खाते हैं, बाकी जो है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस होता है तो वो डाइजेस्ट होती नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वो हमारी बॉडी से बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, these sugar have same mass and same sweetness but have 0 calories. These sugar are not digested in our body because of all our enzymes are right-handed and they are specific to break down the right-handed sugar। ठीक है, फिर द लेफ्ट हैंडेड want to fit into catalytic side, consequently therefore there will be no breakdown of the sugar, no metabolism, no calories। ओके, प्रोटीन्स जो हैं बहुत नेसेसरी हैं, सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं। ठीक है,
और इनकी जो मोनोमर है वो अमीनो एसिड्स है, ठीक है, arranged in a particular manner which perform definite functions. Okay, protein are most important organic compound of the cell. मतलब कि ड्राई वेट ऑफ द सेल में मोर देन 50% अमाउंट जो होती है वो प्रोटीन्स की होती है. प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है और इसके इतने ही फंक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स. ओके, which carry out virtually all of the cell activities. सारी एक्टिविटीज प्रोटीन्स ही करता है, सारे फंक्शंस जो है वो प्रोटीन्स ही परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. They consider major part of the dry weight of the cell. Protein are complex organic compound, ठीक है, having हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कार्बोहाइड्रेट की तरह इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन उनसे हटके इनके पास होता है नाइट्रोजन एज एलिमेंट, ठीक है. सम ऑफ देम कंटेन सल्फर आल्सो, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी मौजूद होता है. Due to the presence of nitrogen in large proportion, they are called nitrogenous compound. नाइट्रोजन इनके अंदर प्रोटीन्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड ही बोलते हैं. प्रोटीन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टिश्यूज के, ठीक है. बहुत सारे पार्ट्स हमारी बॉडी के जस्ट लाइक हेयर्स, नेल्स और फेदर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. और हमें प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है, वो है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस यानी दाल आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. These amino acids are monomer and linked with each other by a covalent bond called peptide bond or peptide linkage. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में जब दो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं बाय लिंकेज तो उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. तो यहाँ पे एक मोनोमर जो है जैसे कि अमीनो एसिड वो दूसरे मोनोमर्स के साथ कंबाइन हो रहा है बाय द रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, पेप्टाइड linkage. Okay, as we have defined above that each protein have unique sequence of amino acids. They give a unique properties to these elements. ठीक, there are 20 basic amino acid जो है वो 20 basic amino acids होते हैं, फिर उन्हीं में से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, which constitute each type of protein found in virus to human being, ठीक है. अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, which contain at least one amine group, ठीक है, which work as base, one carboxylic group which work as acid. Both are chemically bonded by a asymmetrical carbon. This carbon is called alpha carbon. The general formula, empirical formula of amino acid is एक कार्बन है उसके साथ ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, उसी के साथ अमीनो ग्रुप अटैच है और उसी के साथ ही हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है और उसी के साथ ही फंक्शनल ग्रुप. और सारे अमीनो एसिड्स में ये तीन चीजें सेम होंगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन. डिफरेंस जिसकी वजह से अमीनो एसिड एक दूसरे के अलग हैं, जिसकी वजह से 20 बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड है वो ड्यू टू दिस आर ग्रुप, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. और जिस कार्बन के साथ ये लोग अटैच्ड हुए हैं ये सब उनको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है. फिर है ऑल 20 अमीनो एसिड हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर ग्रुप. जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, इसको रेडिकल ग्रुप बोलो, फंक्शनल ग्रुप बोलो, बात एक ही है, which are variable है. और these 20 type of amino acid based on variability of are as shown in the following amino acid. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, 3 types of amino acid यहाँ पे मौजूद हैं.
एक है ग्लाइसिन और एक है एलेनिन और एक है सीरीन। ठीक है, तो ये जो है ग्लाइसिन, उसमें हाइड्रोजन आ रहा है आर ग्रुप की जगह, एलेनिन में CH3 आ रहा है और सीरीन में CH2OH आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स चेन, प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, इस फॉर्म बाय लिंकिंग अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बनती ऐसे है, ये जैसे कि ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन। ठीक है, तो OH यहाँ से आया और H यहाँ से आया और ये वाटर की यहाँ पे रिमूवल हुआ और ये बन गई पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ पे बन रही है वाटर का रिमूवल हुआ है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। The peptide bonds are formed by linking amino acid, one amino acid with carboxylic group and another amino acid by releasing one water molecule as given below। ठीक है, हमेशा लिंक बनेगा जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइन ग्रुप होगा, इन दोनों के दरमियान से हाइड्रोजन अमाइन ग्रुप से रिलीज होगा और OH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज होगा और फिर हमारे पास बनेगा पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, हमेशा यही होगा, पेप्टाइड लिंकेज दो एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और वो होंगे, एक तरफ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ होगा अमाइन ग्रुप। ओके, द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड glycosylalanine has two amino acid subunit called dipeptide। इसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे अगर 3 आ गए, ट्राई 4 आ गए तो टेट्रा, ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके एक एंड पर जो है अमीनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, और दूसरे एंड पर जो है वो अमाइन है। और फिर जो है जब तीसरा अटैच होगा तो ट्राई बन जाएगा, चौथा तो टेट्रा, पांचवा होगा तो पेंटा, फिर ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन। अब वो टूटेगी कैसे, जब हम वाटर का एडिशन करेंगे, तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि द पेप्टाइड चेन can be broken by breaking peptide bond by the process of hydrolysis with the help of hydrolytic enzyme। और जब एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए होंगे, हम एक एडिशन वाटर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो enzymes। ठीक है, the protein chain can be broken into small chains of more than 10 amino acids called peptones। ठीक है, where peptones can be hydrolyzed further into small units of amino acids, peptides और फिर अमीनो एसिड। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको समझा दी थी। लेट्स फर्स्ट वी इरेज। मुझे आपसे एक बात करनी थी कि आप लोग ना प्लीज ये जो लाइंस हैं टेढ़ी मेरी, इनको इग्नोर करा करें। ठीक है, बिकॉज अभी तो मैंने स्टार्टअप है मेरा, तो आगे जाके मैं लाइंस मेरी सीधी हो जाएंगी। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोटीन्स है, ठीक है, MPR लिख रही हूँ। ठीक है, प्रोटीन्स, इनको जब हम तोड़ेंगे तो फर्स्ट ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट होंगे, पेप्टोन्स में पेप्टोन्स।
ठीक है। और फिर ये पेप्टोन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्टाइड्स में, और फिर अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स जब पहले ब्रेक डाउन होकर बन गए पेप्टोन्स, पेप्टोन्स जो है वो मोर देन 10 अमीनो एसिड्स होंगी। ठीक है। और फिर पेप्टाइड्स में लेस देन 10 अमीनो एसिड्स होंगे, और फिर अमीनो एसिड में तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको समझ है। चलो लेट्स मूव फर्दर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग जो है वो कमेंट में कर दिया करें, तो मैं आपको वो टॉपिक दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है। बाय मेकिंग शॉर्ट वीडियो आपको मैं वो समझा दूंगी। जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी मसला, कोई स्पेसिफिक टॉपिक किसी भी चैप्टर का हो, आप लोग जस्ट कमेंट करें, मैं आप लोग की सारे कमेंट पढ़ूंगी और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी मैं वो टॉपिक आप लोग को समझा दूंगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये मेरा न्यू चैनल है, पहली बार चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और जो भी आप लोग के फैलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है। और अभी जो है हम मूव करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इस टॉपिक। तो बोल रहे हैं एफ सेंगर, साइंटिस्ट का नाम है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने डिटरमाइन करी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की सीक्वेंस कैसी है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर। सही है। ये फाउंडर, उसने बताया कि इंसुलिन जो है वो कंपोज्ड है 2 चेन्स में। ठीक है। ऑफ अमीनो एसिड की 2 चेन्स, एक में है 21 अमीनो एसिड्स और दूसरी में है 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है। एक दूसरे के साथ अरेंज है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। सेम इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 चेन्स हैं। सही है। 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन्स हैं। ठीक है। अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं एक अल्फा चेन के अंदर, और एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। देखिए ये है एक अमीनो एसिड, यहाँ बात हो रही है इंसुलिन की। ठीक है। एक में है 20 और एक में 30। ठीक है। तो ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है। ठीक है। बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। और ये समझो एक बन गई चेन। ठीक है। ये एक चेन बन गई, ये दूसरी चेन है। ठीक है। ये दूसरी चेन है। ठीक है। तो फिर नहीं है, ये दोनों चेन आपस में एक दूसरे से मिली हुई बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि वो भी पेप्टाइड बॉन्ड से मिली होगी एक चेन दूसरी चेन, ये बहुत बड़ी चेन है, तो इनके लिए हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड चाहिए। ठीक है। फिर है ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 10,000 प्रोटीन्स हैं। ठीक है। These proteins are composed of unique or specific arrangement of 20 amino acids। ठीक है। The sequence of determined सीक्वेंस है वो डिटरमाइंड बाय जीन एंड डीएनए। जो सीक्वेंस है प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। फिर आगे जाके जो आरएनए का टॉपिक आएगा ना उसमें यही है कि हमारे पास एक डीएनए, उसमें इंफॉर्मेशन है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो है वो जाता है डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करता है और सेल में जाता है, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है उनको दे देता है, फिर राइबोसोम बनते हैं और फिर देन प्रोटीन्स बनते हैं। तो जीन ऑफ डीएनए का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। ठीक है। फिर आगे का अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, arrangement of amino acid in a protein molecule is highly specific for its proper functioning। ठीक है। अगर एक अमीनो एसिड्स इधर से उधर हो गया तो आप लोग का प्रोटीन बिल्कुल ही ऑपोजिट काम करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एनीमिया की। सही है।
तो उसमें क्या होता है, 6 नंबर पे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। अगर सीक्वेंस सही ना हो, एबनॉर्मली कोई चीज काम करे बॉडी में, तो उसकी जगह वेलिन आ जाता है और फिर हमें डिजीज हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, उसमें जो है हमारे जो आरबीसी है वो सिकल शेप बन जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्क नहीं करते, नॉर्मल शेप के नहीं बनते, ज़्यादातर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते। एनीमिया जो है वो हमारे एक और चैप्टर के अंदर मौजूद है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे आप लोग को ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, if the sequence पढ़ लेते हैं, if the sequence of an amino acid will change the protein phase to carry its normal functions. One of the example is sickle cell anemia, abnormally in hemoglobin. ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन होती है, उसके अंदर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह ठीक है, इसके बताया कि 1 अमीनो एसिड जो है 574 अमीनो एसिड में से चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से 6 पोजीशन ड्यू टू लिटिल चेंज ऑफ द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन व्हिच लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड in many ways on the basis of structure और on the basis of function। हम उनको बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड on the basis of shape into following ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो on the basis of function भी क्लासिफाइड हो सकते हैं, on the basis of structure भी क्लासिफाइड हो सकते हैं, on the basis of shape भी। और अब यहाँ पे हमारी बुक में जो है वो शेप की बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाइड किया है। यहाँ पे प्रोटीन्स की 2 शेप्स आ गई, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज इन शेप, मतलब बहुत ही बड़ा शेप का होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, सारे एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, पहले फिब्रस प्रोटीन की बात आ गई। ठीक है, दे आर लॉन्ग फिब्रल्स, लॉन्ग है ये लोग, लॉन्ग फाइबर्स प्रोटीन्स हैं। सेकेंडरी प्रोटीन है स्पाइरल शेप। ठीक है, आपको पता है कि प्राइमरी प्रोटीन्स, प्राइमरी शेप प्रोटीन है, सेकेंडरी देन टर्शियरी देन क्वाटरनरी। तो जो फिब्रस प्रोटीन है वो सेकेंडरी शेप मतलब स्पाइरली अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि intertwine with each other, they consist of more polypeptide chain in the form of fibrils. These proteins are insoluble in water. They perform a structural role in the cell and organism. ठीक है, ये insoluble water होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक होते हैं इन नेचर में। ये जो है स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं सेल में और ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि सिल्क, स्पाइडर वेब। ठीक है, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स एंड क्लोथिंग, केराटिन ऑफ नेल्स, हेयर्स, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्लोब्यूलर जो है वो स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल हैं ड्यू टू थ्री डायमेंशनल fold of secondary proteins. They are either tertiary or quaternary in structure. ठीक है, they are soluble in salt, acid और base. वो insoluble in water होते हैं, fibrous ये soluble होते हैं salt में, acid में, base में, containing aqueous medium और अल्कोहल। ठीक है, लोग क्रिस्टलाइज्ड हैं, फिब्रस प्रोटीन क्रिस्टलाइज्ड नहीं है। ठीक है, द प्रोटीन वर्क एज एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन, और वो जो है सेल में मतलब कि वो स्ट्रक्चरली काम करते हैं और ये फंक्शनली बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है,
स्ट्रक्चर प्रोटीन में एक्टिन आ जाता है जो मसल में मौजूद होता है, मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है। अमाइलॉइड आ जाता है बाकी सेल सरफेस प्रोटीन सेल की सरफेस में मौजूद होता है और फिर सेल को आगाह करता है कि ये मॉलिक्यूल आया है, ये मॉलिक्यूल आया है, इसको हम अंदर ले या ना लें, ठीक है। कैल्शियम फिब्रोनिन बोलते हैं, यूज इन बाइंड डेब्रिस, मतलब कि जो सेल की डेथ हो जाती है उसके बाद जो उनका कचरा बचता है उसको डेब्रिस बोलते हैं। लाइक रॉक, स्टिक, ट्विंग्स एंड शेल्स फॉर नेट ऑफ प्रे, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉन्ड्रोसेलन, फॉर्म एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स बनाता है। कोलेजन आगे बोन्स गिव स्ट्रेंथ, टर्न इलास्टिसिटी इनटू स्किन, मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, बोन, टीथ, ठीक है। इलास्टिन मतलब इलास्टिसिटी देगा। फिब्रिलिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। प्रोवाइड करता है फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जिलेटिन आ गया, ये न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, आपको पता है कि जिलेटिन जो है एक न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, ठीक है, जो कोलेजन से ड्राइव हुआ है। उसके बाद स्क्लेरा प्रोटीन, इसमें आगे केराटिन जो हेयर से मौजूद होता है। कोलेज, इलास्टिन एंड फिब्रिन। टाइटिन आ गया, ये भी इलास्टिक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है ऑफ मायोसिन इन एक्टिन फिलामेंट को। अब पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। आप जो बॉडी हमें प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स हैं अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। डाइजेशन में हेल्प करेंगे, यहीं पे लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे या ब्लड को, तो वो हीमोग्लोबिन अल्ब्यूमिन आ गया, ठीक है। कैरी ऑक्सीजन एंड CO2 एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। हार्मोन्स आ गए, हार्मोन्स इंसुलिन, थायरोक्सिन, जब कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे पता है हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। डिफेंस सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम, इसमें इम्यूनोग्लोबिन इंटरफेरोन प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस। कॉन्ट्रैक्टाइल आ गए, एक्टिन मायोसिन जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्टोरेज में आगे जो हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करते हैं उनकी एग्जाम्पल्स है लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन्स या एग वाइट एल्ब्यूमिन, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है। That's it for today. If you like my video, please like, share and subscribe. अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिएगा, आपकी क्वेरी को इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियो समझा दूंगी। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।